बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 16 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है पानी की कहानी, जो कि एक निबंध है और इस निबंध को लिखा है हमारे लेखक रामचंद्र तिवारी जी ने। हाँ बच्चों, आप मेरे साथ इस पाठ का भाग प्रथम और भाग द्वितीय पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने जाना कि किस तरह से ओस की एक बूंद समुद्र में चली जाती है और समुद्र में जाकर विविध प्रकार की वनस्पतियों को देखती है और विचित्र प्रकार के जानवरों से मिलती है। इसके बाद में ओस की बूंद के मन में आता है कि वह अब कैसे भी समुद्र से बाहर निकले, पृथ्वी के ऊपर पहुँचे, उसके लिए वह बहुत सारी तैयारियां करती है। आइए अब हम इस भाग में देखेंगे कि वह किस तरह से ऊपर पहुंचती है और बेर की झाड़ी वाले पेड़ में आ जाती है। तो बच्चों शुरू करते हैं। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थीं और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। उतावली यानी तैयार हो रही थी, यानी पहले जो पानी की बूंद थी वह समुद्र के नीचे की तरफ धंसने लगी। धंसने के बाद में वो एक ऐसी जगह निकलती है जहाँ ठोस वस्तु का नाम नहीं होता और बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली हुई पड़ी थी और वहाँ से नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने के लिए तैयार थी या बह रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते ही जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था, यानी कि जहाँ का तापमान बहुत ही अधिक ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। असह्य यानी असहनीय था, जो कि सहन करने योग्य नहीं था। हमारे अगुआ कांपे, यानी जो हमारे आगे टीम थी, आगे लोग थे, वो कांप उठे। देखते ही देखते उनका शरीर ओजन और हृद्रजन में विभाजित हो गया, यानी देखते ही देखते उनके शरीर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों निकलकर अलग अलग हो गई। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए, यानी कि मैं बहुत अधिक डर गई। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निगल भागी, यानी मैंने अपनी जान बचाने का प्रयास किया और मैं अपने बुद्धिमान साथियों के साथ दूसरी तरफ चली गई। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े शोर का धमाका हुआ, यानी बहुत बड़े शोर की आवाज़ आई। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए और हम बहुत ही तेज़ी से बाहर निकाल दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही है। बच्चों, यह कब होता है? यह जब होता है जब ज्वालामुखी फटता है। ज्वालामुखी कब फटता है? ज्वालामुखी जब फटता है जब बहुत अधिक तापमान हो जाता है और ज्वालामुखी फटने के साथ उसमें से लावा निकलता है। गरम गरम लावे में हमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और आग की लपटें भी दिखाई देती है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और उसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी, यानी जो ओस की बूंद थी उसको यह दृश्य देखने में इतना अच्छा लगा, वह बार बार इस दृश्य को देखना चाह रही थी। मैं समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कह रहे हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। बच्चों देखिए क्या होता है, वे जो ओस की बूंद थी वह ज्वालामुखी के संपर्क में आई। ज्वालामुखी के संपर्क में आने के कारण वह भाप बनकर आसमान में उड़ गई और जब वह ऊपर जा रही थी तो उनको उन जैसा भाप का एक बड़ा दल मिला और वे दोनों गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर उधर ले जाती,
वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। स्वच्छंद यानी स्वतंत्र। बच्चों, इसमें जल की बूंद अपने बादल रूप का वर्णन कर रही है। बादल रूप का वर्णन, ये जलचक्र की कहानी सुना रही है। जलचक्र में क्या होता है? देखिए, ये समुद्र का जल है और यहाँ सूर्य का प्रकाश है। जब यहाँ पर सूर्य की किरणें समुद्र नदी के जल पर पड़ती है तो धीरे धीरे ये आसमान में उड़ने लगती है, भाप का रूप लेने लगती है। फिर ये और ऊपर जाती है, धीरे धीरे बादलों का निर्माण करती है और ये बादल आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन आगे बढ़कर ये जब और बादलों से मिलते हैं, उसके बाद जब इनके लिए आगे बढ़ना असंभव हो जाता है तो इन्होंने जितना भी जल का निर्माण किया होता है वे सारा का सारा जल बारिश के रूप में नीचे गिरा देते हैं और वही जल वापस नदी या समुद्र में मिल जाता है। यह हमारा जल चक्र है और यहाँ पर उसकी बूंद आकाश में स्वच्छंद किलोले के बारे में कह रही है, यानी बादल बनकर आसमान में उड़ रही है, यह बता रही है। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए। एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े, यानी एक दिन बारिश के रूप में जमीन पर हम आ गए। मैं एक पहाड़ पर गिरी। बारिश कहाँ पर हुई? पहाड़ पर। और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली होकर एक और बह चली। पानी का काम बहना होता है। उसकी बूंद पानी के रूप में ज़मीन पर गिरी और अपने साथियों के साथ बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बच्चों, यहाँ पर बात झरने की हो रही है कि वह नदी बहते बहते एक ऐसे स्थान पर पहुँची कि ऊंचाई का शिखर था, वहाँ से वो जल की बूंद नीचे गिरी और एक चट्टान पर गिरी। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों हो गया। और यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। चबा चबा कर यानी जल की मोटी धारा जब किसी पहाड़ या पत्थर पर गिरती है तो वहाँ पत्थरों का कटाव शुरू हो जाता है, पत्थर रेत बनना शुरू हो जाती हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए और मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे, यानी नदी में जब मैं रह रही थी मेरे लिए बहुत अच्छे दिन थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची, यानी पानी की बूंद अब नदी में बहते बहते एक नगर में आ गई है। देखते हैं क्या होता है। मैंने देखा नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। ऊंची मीनार यानी इमारत से काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हूँ उसे देखने को, क्या बड़ी अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दे दिया, यानी मैं परेशानी में फंस गई। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल में घूमती रही, यानी एक नल के अंदर कैद हो गई। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। बच्चों, वो पानी की बूंद ने क्या किया, जहाँ से नल टूटा था वहाँ से वह निकल पड़ी, ज़मीन के अंदर चली गई, क्योंकि पानी ज़मीन के अंदर गिरते ही ज़मीन अपने अंदर सोख लेती है। तो वह ज़मीन के अंदर चली गई और ज़मीन के अंदर जाकर वह इस बेर के पेड़ के पास पहुँच गई।
वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। इतने में ओस की बूंद ने कहानी सुनाते सुनाते देखा कि सूर्य निकल गए हैं, तो उसने क्या कहा, अब मैं तुम्हारे पास और नहीं रुक सकती। सूर्य निकल आए हैं, अब तुम मुझे रोक कर भी नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई, यानी कि गायब हो गई। वह गायब क्यों हो गई? क्योंकि सूर्य की रोशनी उन्हें वापस भाप बनाकर ऊपर आसमान में ले जाएगी। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ पानी की कहानी पढ़ी। आपने क्या कभी सोचा कि पानी की भी कोई कहानी हो सकती है? बच्चों, इस तरह इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी चीज़ों की कहानी होती है जिन्हें कि हम कभी सोचते नहीं हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको प्रेरणा लेनी चाहिए उन सभी प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में सोचने की, उनके बारे में जानने की कि क्या उनकी भी कोई कहानी हो सकती है, क्या उनका भी कोई विकास क्रम हो सकता है। बच्चों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत सारी रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। तो बच्चों, पाठ के अगले भाग में अब हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।